वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग कैलेंडर के पार्ट 3 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको यूपी पीसीएस रीजनिंग टॉपिक वाइज नाम से एक लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट को ओपन करके कैलेंडर का पहला और दूसरा पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने पहले और दूसरे पार्ट में किया है। आज की क्लास में भी हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद कैलेंडर की एक और क्लास होगी जिसमें सभी स्टेट पीसीएस में आए हुए कैलेंडर के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जहां आपको ज़रूरत समझ में आएगी आप नोट्स बनाइएगा और हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। आपके सामने यहाँ पर दिया, देखिए, अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया है। आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर ये है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च करके हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन वाले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पे पहले क्या दिया है, पंचांग की पुनरावृत्ति। ठीक है, पंचांग की पुनरावृत्ति मतलब पंचांग कब रिपीट करेगा, कैलेंडर कब रिपीट करेगा। रिपीट करने का मतलब एकदम सेम टू सेम वही दिखेगा। तो यहाँ पे दिया है, यदि एक शताब्दी में पूरे कैलेंडर की पुनरावृत्ति करनी है, मतलब अगर एक सेंचुरी है उसमें आपको कैलेंडर को रिपीट कराना है, तो वर्ष में 4 से भाग करते हैं एवं प्राप्त शेषफल के अनुसार पुनरावृत्ति प्राप्त करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, जैसे इमेजिन करिए, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि 2019 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। ठीक, तो आपने देखिए पीछे देखा था, जो 2019 लिखा है ना, इसमें शताब्दी वर्ष 2000 है और जो वर्ष है ये 19 है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि वर्ष में 4 से भाग करेंगे, तो 19 में आप 4 से भाग करेंगे। देखिए जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आएगा। अब इस 3 के आधार पे ना आपको एक नंबर जोड़ना पड़ेगा 2019 में। तो देखिए ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी आपके सामने शेष मिलेगा, ठीक है, और आपको यहाँ पे योग करना है, तो क्या करना है यहाँ पे समझिएगा। शेष आपका क्या क्या मिल सकता है, या तो शेष आपको 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा। क्योंकि 4 से भाग देने पर कभी भी इससे बड़ा शेष नहीं मिल सकता। अगर कभी भी 0 शेष आ रहा है तो आपको 28 जोड़ना पड़ेगा। अगर आपके सामने 1 शेष मिल रहा है तो आपको 6 जोड़ना होगा। 2 और 3 शेष मिलने पर आपको 11 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपके कैलेंडर पूरे के पूरे रिपीट कर जाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपका शेष 3 आ रहा है, 3 का मतलब आप 11 ऐड करेंगे, तो 2019 में जब 11 ऐड करेंगे ना, तो 2040 में कैलेंडर पूरा का पूरा रिपीट हो जाएगा। तो बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब कभी भी आपको एक शताब्दी में कैलेंडर रिपीट कराना है, तो एक शताब्दी में रिपीट कराने का मतलब आप 4 से भाग करेंगे वर्ष में। अगर शेष 0 आएगा तो 28 जोड़ेंगे, 1 आएगा तो 6 जोड़ेंगे, ठीक, 2 आएगा तो यहाँ पे आप 11 जोड़ेंगे, और 3 आएगा तो भी आप 11 जोड़ेंगे। तो ये आपको मतलब जोड़ने का तरीका, आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं इस आधार पर प्रश्न कैसे कैसे बनते। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2009 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः आएगा। अब 2009 का जो कैलेंडर है ना, वो किस वर्ष फिर से आपको देखने के लिए मिलेगा, इसकी बात की जा रही। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 2009 की अगर हम लोग बात करेंगे, 2009 में आपका शताब्दी वर्ष 2000 है और वर्ष है 9, तो शताब्दी वर्ष से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है वर्ष से। 9 है, 9 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो आपको पता है 4 दूना 8, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, 1 शेष आ गया। अब 1 शेष आने की दशा में आपको क्या जोड़ना है, आपको 6 जोड़ना है ना। 1 शेष आएगा तो 6 जोड़ना है। तो 2009 में जब 6 जोड़ेंगे मतलब 6 वर्ष आगे आएंगे, तो 2015, तो 2015 में इस वर्ष का कैलेंडर पूरी तरीके से रिपीट करेगा। रिपीट करने का मतलब जैसा कैलेंडर यहाँ पे आपको दिखा था, जैसे अगर 1 तारीख को सोमवार था 1 जनवरी को, तो वहाँ पर भी 1 जनवरी को सोमवार देखने के लिए मिलेगा। तो रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्या दिया है, यदि 15 मार्च 2024 को सोमवार है तो फिर किस वर्ष 15 मार्च को सोमवार आएगा। देखिए ये क्वेश्चन वही, देखिए आपको क्या बोला जा रहा है कि 15 मार्च 2024 है ना, इस दिन मंडे है, तो आपसे आगे बोल रहा है ना, फिर 15 मार्च को
किस वर्ष में फिर से मंडे देखने के लिए मिलेगा। देखिए 15 मार्च का दिन रिपीट कर रहे हैं। अब सोचिए 15 मार्च रिपीट करने का मतलब क्या है, पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट करेगा, तभी तो ये परिस्थिति आएगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बस घुमाया गया, आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। 2024 को आप देखेंगे तो 2000 शताब्दी वर्ष है। आपको बार बार शताब्दी वर्ष लिखना नहीं, आपको दिखाने के लिए खाली लिखना है। इसका जो वर्ष है 24 है। 24 में आप 4 से भाग करेंगे, जब 4 से भाग करेंगे तो 4 छक्का 24 है ना, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। जब भी 0 रिमाइंडर आएगा तो आपने पीछे क्या लिखा है, 0 रिमाइंडर आने पर आपको 28 ऐड करना पड़ेगा। तो 2024 में जब आप 28 जोड़ेंगे तो 2024 ये पहले से है, आप इसमें प्लस 28 करेंगे। जैसे प्लस 28 करेंगे तो 24 और 28 होता है 52, तो 2052। जो 2052 का कैलेंडर होगा उसमें भी 15 मार्च को आपका मंडे पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आपसे घुमा के पूछ सकते हैं कि बताइए ये परिस्थिति कब रिपीट करेगी, तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आते नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, वर्षगांठ की पुनरावृत्ति। ठीक, देखिए कैलेंडर की पुनरावृत्ति अलग होती है। अब वर्षगांठ का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए इसमें बर्थडे बोलेगा है ना, कि बर्थडे रिपीट कर रहे हैं, या फिर कोई एनिवर्सरी होगी, जैसे शादी की सालगिरह हो गई, किसी भी चीज़ की एनिवर्सरी हो गई, तो ये बोलेगा कि बताइए अगर इस वर्ष में फला दिन को हुआ था, जैसे मान के चलिए बोल दिया कि 2004 में मंडे को हुआ था, तो बताइए फिर 2000 मतलब फिर किस वर्ष मंडे को होगा। तो देखिए कैलेंडर की पुनरावृत्ति अलग होती है, कैलेंडर की पुनरावृत्ति सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, और वर्षगांठ की पुनरावृत्ति हल करने का तरीका अलग होता है। तो वर्षगांठ की पुनरावृत्ति हल करने का तरीका क्या है, चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए जब कभी भी वर्षगांठ या फिर किसी भी प्रकार की एनिवर्सरी, बर्थडे, इन सब का रिपीटेशन हो तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर फर्स्ट टाइम आपको लीप ईयर मिल जाए, अभी ये होता क्या समझा रहे हैं, पहले यहाँ देखिए, फर्स्ट टाइम लीप ईयर मिल जाएगा तो रिपीट करेगा 5 ईयर बाद, है ना, मतलब वो 5 वर्षों के बाद रिपीट करेगा। अगर फर्स्ट टाइम आपको लीप ईयर नहीं मिला, आपको सेकेंड टाइम लीप ईयर मिला, है ना, सेकेंड टाइम लीप ईयर मिला, तब ये रिपीट करेगा आपका 11 वर्ष बाद, है ना, मतलब 11 वर्ष बाद वो परिस्थिति आएगी। अगर सेकेंड टाइम भी नहीं मिला, अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अन्य टाइम, है ना, मतलब अन्य टाइम, मतलब अदर टाइम में अगर आपको लीप ईयर मिलेगा तो इसके जो मतलब पुनरावृत्ति की स्थिति होगी वो 6 वर्षों के बाद आएगी। अब इसका मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बोला कि एक आदमी है 10 अक्टूबर 2019 को अपना बर्थडे मंडे को मनाता है, मान लीजिए, है ना, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि 10 अक्टूबर 2019 को मंडे को मनाता है। तो बताइए फिर से कब उसका बर्थडे मंडे को आएगा। जब फिर से मंडे को आने की बात करेगा ना, देखिए 2019 से आप 2020 में एंट्री कर रहे हैं, है ना, आप एक कदम आगे बढ़े, 2019 पर थे, आप एक कदम आगे बढ़े 2020 पर आ गए। अब 2020 पर आते ही आपको क्या मिल गया, लीप ईयर मिल गया, मतलब पहले कदम में ही आपको लीप ईयर मिल गया। तो आप इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे। 5 वर्ष जोड़ने का मतलब क्या है, 2019 के बाद 2024 में ऐसी परिस्थिति आएगी। अब जैसे इमेजिन करिए ना, यही चीज़ देखिए, अगर 2019 नहीं दिया होता, ऐसा दिया होता 2018 में उसका बर्थडे होता है, तो पहले कदम में 19 मिलता, है ना, 19 मिलता तो लीप ईयर नहीं है। दूसरे कदम में फिर आपको क्या मिलता, फिर आपको दूसरे कदम में 2020 मिलता तो लीप ईयर मिलता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ना अब इसमें 11 वर्ष जोड़ना होता। तो बस ये तरीका आपको याद रखना है, बाकी एकदम सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, शांतनु 5 अक्टूबर 2019 को अपना बर्थडे शुक्रवार को मनाता है। मतलब शांतनु नाम का कोई लड़का है, ठीक है, आदमी है, वो 5 अक्टूबर 2019 को बर्थडे मनाता है। दिन कौन सा होता है, फ्राइडे। आगे पूछा जा रहा है तो फिर कब अपना बर्थडे शुक्रवार को मनाएगा, मतलब इस बार उसका बर्थडे फ्राइडे को था, फिर अगली बार कब फ्राइडे को आएगा इसकी बात हो रही। तो देखिए आप ट्रिक के साथ डायरेक्ट जाइएगा। देखिए 5 अक्टूबर 2019, है ना, इसका बर्थडे फ्राइडे को है। अब 19 से जैसे ही आप 20 में आएंगे, है ना, 2020 में आएंगे, तो अगली बार तुरंत इसको क्या मिल गया, इसको लीप ईयर मिल गया, है ना। जब लीप ईयर मिल गया तो इसका मतलब क्या है, अब आपको कितना जोड़ना है, अब आपको नियम के हिसाब से 5 वर्ष जोड़ना है। 5 वर्ष जोड़ देंगे तो 2019 में जब 5 जोड़ेंगे तो 2019 और 5 कितना हो जाएगा, 2024। तो 2024 में ना शांतनु का बर्थडे फिर से फ्राइडे को आएगा। तो ये तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, डायरेक्ट आपने कैलकुलेट कर लिया। बाकी इसको आपको लगता है कि नहीं हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम बेसिक तरीके से जाना चाहते हैं, हमें इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये कैसे आ रहा है। तो देखिए आपने पीछे क्या पढ़ा था, जब कभी भी नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर, तो इसका फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा सेम होता है ना, फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा सेम होता है। और जब लीप ईयर होता है तो जो लास्ट डे होता है वो फर्स्ट डे से एक आगे का होता है, ये आपने पीछे पढ़ रखा है। देखिए 5 अक्टूबर 2019, है ना,
5 अक्टूबर 2019 को अगर यहाँ पे फ्राइडे रखा गया तो देखिए आगे 2020 मिल रहा है। 2020 मिलने का मतलब क्या है कि जब 5 अक्टूबर 2020 को आप जाएंगे ना तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फिर 5 अक्टूबर 2020 की बात करेंगे। देखिए 2019 में देखिए ये नॉर्मल ईयर है, 2020 लीप ईयर है ना। अब एक चीज़ देखिए 5 अक्टूबर को जब यहाँ पे फ्राइडे था, इसका मतलब जब ये वर्ष खत्म हुआ होगा मतलब 4 अक्टूबर आया होगा तो फ्राइडे से एक आगे चला गया होगा, सैटरडे आ गया होगा, है ना। तो फिर से 5 अक्टूबर को संडे है, 2020 को कौन सा दिन है, संडे है ना। फिर जब 5 अक्टूबर 2021 को आएगा तो 21 को एक आगे हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल ईयर है, मंडे आ जाएगा। फिर जब 22 को आएगा, है ना, 22 को आएगा तो एक और आगे ट्यूसडे आ जाएगा। फिर जब 23 में आएगा तो एक और आगे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आ जाएगा। फिर जब 24 में एंट्री करेगा ना 5 अक्टूबर 2024 में, देखो ये लीप ईयर है तो एक नहीं दो आगे बढ़ेगा, यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे, तो आपको फ्राइडे मिल जाएगा। तो आप इसको बेसिक तरीके से ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। बाकी आप याद रखिएगा ये ट्रिक आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज आपका ये बेस रहा, आप बेस के साथ भी क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगला स्लाइड आपके सामने क्या है, अगला स्लाइड ये बोल रहा है आज गुरुवार है तो 1040 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अच्छा ये देखिए अब यहाँ पे रिपीटिंग से हट करके अलग वर्जन का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है आज गुरुवार है मतलब टुडे इज थर्सडे, है ना। इसके बाद फिर पूछ रहा है कि 1040 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए जो साइक्लिसिटी होती है कैलेंडर में वो 7 दिनों की होती है ना, मतलब 7-7 दिन पे कैलेंडर रिपीट करते हैं। तो आप यहाँ पे 7 से भाग देंगे, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उस हिसाब से दिन आपको मिलेगा। तो 1040 में आप 7 से कर लीजिएगा भाग। जब 7 से भाग करेंगे तो देखिए 7 का यहाँ पे अगर पहाड़ा पढ़ेंगे 7 एक का 7 है, वैसे डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, मैं रैंडम एक एक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 40 और 34 हो गया, ठीक है, 7 चौका 28, है ना, 6 बचा 0, 7 8 56, है ना। यहाँ पे 4 रिमाइंडर आ रहा है। देखो 4 रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो गुरुवार है ना, गुरुवार थर्सडे है, थर्सडे से आपको 4 आगे जाना है। देखिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, तो यहाँ पे आपको दिन जो मिलेगा वो मंडे हो जाएगा। तो इस दिन आपको दिन कौन सा मिलने वाला है, मंडे मिलने वाला है। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सोमवार। तो 1040 दिन बाद आपको जो समय मिलेगा वो सोमवार का दिन रहेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे क्या दिया, देखिए ये आज ये क्वेश्चन है टुडे इज सैटरडे, व्हाट डे विल बी आफ्टर 10 के पावर 10 डेज। देखिए ये यूपीएससी सी सेट में आया हुआ प्रश्न है। अगर आप 2023 का सी सेट का पेपर देखेंगे तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन रखा था, है ना। यहाँ पे बस दिन चेंज है। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या गया कि आज अगर सैटरडे तो 10 के पावर 10 डेज। अब समझिए ये साइक्लिसिटी का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। 10 के पावर 10 को आप 7 से भाग करेंगे। अब देखिए 7 से भाग करने का तरीका क्या है, यहाँ पे पावर है तो पहले आप इस 10 को भाग करिए। 10 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एक का 7, 3 रिमाइंडर बचा, 3 के पावर 10 बटे 7। अभी भाग नहीं जाना है तो यहाँ से ना एक मतलब पावर को तोड़ दीजिए। तो आप पावर को तोड़ेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर पावर 5 बटे 7। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 7 होता है, सॉरी 9 होता है, 9 बटे 7 और यहाँ पर पावर है 5। अब देखिए 9 को फिर से 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, 2 के पावर 5 और बटे 7, ठीक। अब 2 के पावर 5 का मतलब क्या है, 2 का मल्टीप्लाई आपको 5 बार कराना है। 2 का मल्टीप्लाई 5 बार करा लीजिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 बटे 7, है ना। अब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, है ना। यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32 के भागे 7, है ना। अब 7 से भाग करेंगे, 7 चौका 28, यहाँ पे रिमाइंडर 4 बचेगा, है ना। अब 4 रिमाइंडर आने का मतलब क्या है, आपको शेष मिल गया, शेष मिल गया तो ऑड डेज मिल गया, है ना। अब आज शनिवार है तो शनिवार के 4 दिन बाद, शनिवार में 4 जोड़ दीजिएगा। देखिए सैटरडे था, सैटरडे से एक आगे बढ़ेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो आपका जो दिन आएगा वो वेडनेसडे का होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 10 के पावर 10 दिया था, इस हिसाब से ना आपको और भी पावर दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन अपने से लिख रहा हूँ, है ना। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा वेडनेसडे। जैसे इमेजिन करिए इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूँ। मान के चलिए कि ऐसा बोल दिया गया कि आज मान के चलिए आज का दिन है मंडे का, है ना, आज का दिन है मंडे का, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए 15 के पावर 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए 15 के पावर 25 आ गया तो आपको क्या करना है, 15 के पावर 25 को 7 से भाग करना है। तो जब 15 के पावर 25 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 दूना 14, रिमाइंडर 1 आ गया। अब देखिए एक रिमाइंडर होने का मतलब पावर कुछ भी बना दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। एक दिन मिलने का मतलब क्या है, मंडे से एक आगे बढ़ जाएगा ये
ट्यूसडे हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं, आप इसके लिए तैयार रहिएगा और इसका बेस्ट अप्रोच जो करने का तरीका है यही है। बाकी आप किसी शॉर्टकट माध्यम से जाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे और गलत होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। चलिए अगला स्लाइड है, देखिए अगले स्लाइड पे क्या डेटा दिया गया। अगले स्लाइड पे इंफॉर्मेशन है किसी वर्ष 9 जनवरी को शनिवार था, तो बताइए उस वर्ष जनवरी महीने में कुल कितने सोमवार पड़े होंगे। देखिए ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको खाली सोचना है। देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है 9 जनवरी को शनिवार था, ठीक, तो बताइए उस वर्ष जनवरी महीने में कुल कितने सोमवार पड़े होंगे। देखिए शनिवार से सोमवार का डेटा पूछ रहे हैं, अब थोड़ा सा समझिएगा। अगर कोई भी ईयर है ना, किसी भी ईयर का कोई भी मंथ है ना, ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका है, उसमें जो डेज की संख्या है या तो 4 या तो 5 आएगी। जैसे पूछ ले एक महीने में कितने कितने सोमवार, मैक्सिमम 4 या 5 हो सकते हैं ना, मतलब इससे 4 या 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, कभी भी 6 नहीं हो सकता या ना तो इससे कम हो सकता है, ठीक। तो इसका आंसर तो 4 या 5, बस इसी 2 ऑप्शन के साथ जाना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं देखना है। अब देखो 9 जनवरी को क्या है, 9 जनवरी को सैटरडे है ना, 9 रुके 9 जनवरी को सैटरडे है। अब यहाँ पे समझिएगा 9 तारीख को सैटरडे मतलब 10 जनवरी को संडे हो जाएगा, 11 जनवरी को क्या हो जाएगा, 11 जनवरी को मंडे हो जाएगा। देखिए एक मंडे तो आपको 11 जनवरी को मिलेगा, इससे 7 दिन पहले एक मंडे आपको 4 जनवरी को मिला होगा, है ना। फिर 11 के 7 दिन बाद एक 18 को मिलेगा, 18 जनवरी को। 18 के 7 दिन बाद आपको एक 25 जनवरी को मिलेगा और 25 और 7 32 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मंडे की संख्या कितने मिली, 4 मिली। देखिए 4 जनवरी को मंडे था, 11 जनवरी को मंडे है, 18 जनवरी को मंडे और 25 जनवरी को मंडे, तो इसमें 4 मंडे हो जाएगा। अब जैसे इमेजिन करिए यही क्वेश्चन आपसे पूछता है इसमें कितने संडे हो जाएंगे, ठीक, संडे हो जाएंगे। देखिए 9 को आपका क्या है सैटरडे है, तो 10 को संडे होता, 10 से पहले 3 को संडे रहा होता है ना, 10 के बाद 17 को संडे होता, 17 के बाद 24 को होता और 24 के बाद 31 को होता। तो देखिए यहाँ पे 5 संडे मिल जाते। तो ये जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ये अनुमान रखना है कि किस हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। देखो कभी भी किसी मंथ में दिनों की संख्या मैक्सिमम 4 या 5 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना तो इससे कम हो सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ पे दिया है फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कैलेंडर की शुरुआत किस दिनों से हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले जब भी फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी की बात करेगा, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये 4 में से मतलब ये 4 हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त सेंचुरी का कोई भी फर्स्ट डे नहीं हो सकता है, ठीक। अगर लास्ट डे ऑफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये आपका संडे है, मंडे है, वेडनेसडे है, फ्राइडे, ठीक। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि फर्स्ट डे और लास्ट डे कैसे मिलेगा। देखो इसमें से किसी एक को आप याद कर लीजिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखिए अगर आपने फर्स्ट डे याद कर लिया ना, तो फर्स्ट डे में आप एक अगर माइनस करेंगे तो आपको लास्ट डे मिलेगा, तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। देखिए जैसे मंडे था, मंडे में एक माइनस किया गया तो संडे मिला, है ना। ट्यूसडे में एक माइनस किया गया तो मंडे मिला, है ना। थर्सडे में एक माइनस किया गया, वेडनेसडे मिला। सैटरडे में एक माइनस करने पे सैटरडे मिला। या तो फिर अगर आप लास्ट डे को याद कर लेंगे तो उसमें एक प्लस ऐड करेंगे, मतलब एक प्लस करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको फर्स्ट डे मिलेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। हाँ एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे मंडे यहाँ पर भी है, मंडे यहाँ पर भी है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा दिन है जो फर्स्ट और लास्ट दोनों डे हो सकते हैं, तो मंडे एक ऐसा इकलौता दिन है जो किसी शताब्दी का पहला और अंतिम दोनों दिन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर यहाँ पे दिया है, यदि किसी वर्ष 25 मई को रविवार है तो उस वर्ष में 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक, देखिए 25 मई को रविवार है, 25 दिसंबर को, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। ये यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। देखिए 25 मई, यहाँ पे संडे है ना। अब यहाँ पे ईयर नहीं दिया तो हम ईयर को वाई 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 ऐसे लिखेंगे नहीं, यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा 25 दिसंबर, देखिए ये मैंने क्लास नंबर 2 में आपको पढ़ा रखा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, डेट और ईयर दोनों सेम हो जाएंगे। अब मई से दिसंबर तक आपको जाना है, तो जिस महीने पर जाना होता है उसकी बात नहीं करते, है ना। मई में 8 डेज की संख्या 3, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2। अब दिसंबर पर हमें नहीं जाना है क्योंकि दिसंबर अभी पूरा नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पे 8 डेज कितने मिले, देखिए 3 तिरकन 3 दूना 6, 3 9, 3 12, 2 14 14 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 2 और 4 8 डेज दिख रहा है। 4 8 डेज का मतलब क्या है, आज संडे है, आज संडे में 4 जोड़ देना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना। तो 4 अब जब आप ऐड करेंगे तो संडे में 4 ऐड करने पर थर्सडे आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए
यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। देखो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए चाहे बेसिक से करिए। देखिए यहाँ पे 18 फरवरी 1997 का डेटा दिया है और आपसे पूछ रहा है 18 फरवरी 2000। देखिए 2000 की डेटा पूछ रहा है, मतलब 2000 पर जाना है। देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2000 पे जाना नहीं है, 97 से हम आएंगे 98, 98 से आएंगे 99। बस यहाँ पे देखना है। देखिए 97 से 98 में एक और डेज, 98 से 99 में एक और डेज। देखिए यहाँ पे करना क्या, जब 2000 पे आपको जाना नहीं है, 97, 98, 99, एक और डेज यहाँ पर, एक और डेज यहाँ पर और एक और डेज यहाँ पर, तीन और डेज का मतलब 3 ऐड करेंगे। मंगलवार था, ठीक है, मंगलवार से 3 आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा फ्राइडे। तो फ्राइडे इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी आप इसमें एक तरीका ये भी सोच सकते हैं। देखिए 18 फरवरी 1997 है ना, 18 फरवरी 1997 को मंगलवार है, तो 17 फरवरी 1998 को भी मंगलवार होगा, क्योंकि ये लास्ट, मतलब ये कैलेंडर का फर्स्ट डे मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, लास्ट डे हो जाएगा। जब इस दिन आपका मंगलवार हो जाएगा, मतलब 18 फरवरी 1998 को जो दिन रहेगा, मंगलवार से एक आगे का होगा, बुधवार रहेगा। फिर इसी तरीके से 99 को एक दिन और आगे होगा, बृहस्पतिवार को होगा। और फिर जब 2000 की बात करेंगे तो एक दिन आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, फ्राइडे। ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो देखिए आज की इस क्लास में कैलेंडर के हमने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। अब कैलेंडर का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्ट को हमने आराम से क्लियर कर लिया। अब इसके बाद जो कैलेंडर की एक क्लास और होगी, हम लोग इसको कल लगाएंगे, है ना। तो कल की क्लास में हम लोग कैलेंडर के जितने भी पेपर्स प्रीवियस ईयर सी सेट में आए हुए इन सबको हल करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।